हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों जेईई मेंस 2020 सीरीज़ का 3 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का फ़िज़िक्स का पेपर। देखते हैं कि पेपर में क्या डिफ़िकल्टी लेवल थी, क्या इजी था, कैसा था पेपर। बच्चों, क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। शुरू करते हैं आज का इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। दिस इज बेसिकली इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर और स्लिट की विड्थ है 0.5 मिलीमीटर। देन द एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। तो बच्चों, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला एनसीईआरटी बुक में एक सॉल्व इक्वेशन भी गिवन है ऐसा, बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्डा। बीटा डैश को एंगुलर विड्थ ले लेते हैं, लैम्डा अपॉन स्लिट विड्थ, दिस इज डी। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर अपॉन 0.05 मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 इंटू 10 टू द पावर -5। सो ये आ जाएगा हमारा 500 10 टू द पावर 2, और ये 5 और 2 7 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, विच इज़ 10 टू द पावर -2 आ गया बच्चों। और ये जो भी वैल्यू हमारी आई है, ये किस में आई है, ये टोटल वैल्यू हमारी आई है रेडियन में। सो इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 10 टू दी पावर -2 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 की मैथमेटिक्स यहाँ पे लग रही है। तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई की वैल्यू होती है लमसम 57, नियर अबाउट 57 होती है। 3.14 से इसको सॉल्व करते हैं तो 57 आती है लमसम। तो 10 टू दी पावर -2 इंटू 57, तो ये आ गया बच्चों हमारा रेडियन में, ये आ गया हमारा रेडियन में। अब देखो ऑप्शन में 0.57 10 टू दी पावर -2 मीन्स 1/100 हो गया, 1/100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा 0.57 आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये डिग्री में आ गया है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अ टोटल हीट जनरेटेड व्हेन एन एलिप्स विथ अ सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए गिवन है और सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पे स्मॉल बी गिवन है, इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सपोज करिए एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस में इसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बच्चों यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, टोटल हीट जनरेट। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इजी तो नहीं कह सकते, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या फार्मूला लगाना है, सबसे पहले तो हमें ईएमएफ इसका फाइंड करते हैं, फिर ईएमएफ को रिलेट कर देंगे अपनी हीट से, देखते हैं कैसे। ईएमएफ का फार्मूला होता है फैराडेज सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग -d∅dt इज इक्वल्स टू -d/dt ऑफ फाई क्या है बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स जो भी जनरेट होगा यहाँ पे B.A होगा, B.A तो BA cos थीटा होगा, और थीटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है, एंगुलर रोटेशन होता है, तो थीटा को ओमेगा t से
रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं बच्चों, तो कॉस का बी ए कांस्टेंट हो गया, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगा के ओमेगा टी का ओमेगा फ्रंट पे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी ए कांस्टेंट था, ओमेगा चेन रूल से आया है, और साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हीट जो जनरेट होती है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ज़ीरो टाइम इनिशियल है, फाइनल टाइम टी है, वन साइकिल के लिए 0 to t टाइम ले लेते हैं। तो जो हीट का फार्मूला होता है बच्चों 0 to t ई स्क्वायर ओवर आर with respect to dt. This is heat generated. So यहाँ पे E की ये वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to t बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैल्यू EMF की यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर, और विद रिस्पेक्ट टू डी टी। सो बच्चों यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगुलर स्पीड, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, इनको ले लेते हैं आउटसाइड में। तो हीट का फार्मूला आ जाएगा हमारा 0 to t इंटीग्रल, सॉरी कांस्टेंट पहले निकाल देते हैं बाहर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एंड रेडियस इसका कांस्टेंट है, रेडियस कह रहे हैं सॉरी, ये रेजिस्टेंस है ई स्क्वायर बाई आर का, और यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये दो का जो इंटीग्रेशन है वो आपने अच्छे से आई थिंक सो पढ़ लिया है एनसीईआरटी में, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का 0 to t में और फुल साइकिल में इंटीग्रेशन 1/2 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, हीट का बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और इसका कंप्लीट 0 to t में एवरेज वैल्यू इसकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, फिजिक्स में भी है ये वर्ड EMINAC चैप्टर में, कि एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 1/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा बच्चों, इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ये चीज़ है कि जो एलिप्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ एलिप्स, ये क्या होता है, ये होता है पाई ए बी, ये मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है आपने, एरिया बाउंडेड बाई कर्व में, चैप्टर नंबर 8 में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हीट का फाइनल फार्मूला जो निकल के आता है वो है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर और ए की वैल्यू ये पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी मेजर और माइनर, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, ये आ गया है ए स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, ये हीट का फार्मूला आ गया बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला हमारा टैली कर रहा है वो क्या है, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते थे अगर बेसिक आइडिया आपको इंटीग्रेशन का है। देखो यहाँ पे एलिप्स का भी इन्होंने एप्लीकेशन पूछ लिया, एरिया इनडायरेक्टली, और EMF फैराडे लॉ को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया, एवरेज वैल्यू को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया। तो बच्चों 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को इन्होंने क्रिएट किया है। तो इस क्वेश्चन को इजी तो नहीं कहा जा सकता है वैसे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है मैग्नेटिक टर्म्स में, बी के टर्म्स में, और 3 × 10⁻⁸ साइन ऑफ ky प्लस ओमेगा टी आई कैप, आई इज एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन तो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको फंक्शन पूरा का पूरा गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, तो आपका EM वेव करके जो चैप्टर है +2 का, वहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनटू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी फार्मूला है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू B0 की ये वैल्यू हम कॉपी करने जा रहे हैं। 3 × 10⁻⁻8 ऑफ साइन का फंक्शन क्या है, KY प्लस ω/t ऑफ I कैप। सो 3 3 9, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। तो E0 की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 3 3 9 साइन KY प्लस ω/t ऑफ I। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, पे विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग 3 3 9, सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। बच्चों यहाँ पे अगर डिजिट ऐसे डिफरेंट होती हैं 4 3 6 9, तो आई थिंक सो ये भी हमें कैलकुलेट करने की फिर ज़रूरत नहीं होती है कि क्या ऑप्शन क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है I में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दी Y एक्सिस और Z एक्सिस, तो किस में आएगी बच्चों ये, अगर इसका रिजल्टेंट -k में दिया है तो यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पे -k है। बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपगेशन होता है x, y एंड z एक्सिस में, अगर x एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस या z एक्सिस में होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज बेसिकली फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इन टर्म्स ऑफ μ0I/π, मतलब μ0I/π के साथ कुछ और भी टर्म्स आएगा फॉर अ रेगुलर हेक्सागन शेप्ड वायर कैरिंग करंट I। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 50 है, और इसकी साइड क्या है, हेक्सागन की साइड गिवन है 10। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 बायोट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड +2 का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का एप्लीकेशन है। ये सीधा सीधा बायोट-सैवर्ट लॉ लगेगा यहाँ पे। हेक्सागन की बात हो रही बच्चों, तो हेक्सागन रेगुलर कह रहे हैं। अब आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर ये सेंटर है तो ये साइड इसकी A गिवन है बच्चों। अब इसको ले लेते हैं R, देखो ये सेंटर है, तो ये एंगल और ये एंगल AOB एंगल होता है 60 डिग्री रेगुलर हेक्सागन में। सो दिस एंगल 30 डिग्री and this angle also 30 degree, this angle also 30 degree। so ये ले लेते हैं, अगर ये 60 हो गया, ये साइड इक्वल हो गई, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये साइड भी क्या हो गई, A हो गई। सो अब देखते हैं ज़रा, बायोट-सैवर्ट लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये। क्या था फार्मूला बच्चों, μ0/4πI/r, इतने वायर का लेते हैं केवल, पहले 1 वायर का ना, सिंगल वायर का, I/r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 30 है, साइन थीटा 2 भी 30 है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2,
और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 शुड बी 1। ये टर्म तो हमारा 1 हो गया। तो ये तो ए बी के हेल्प से हुआ सिंगल के लिए। अब ऐसे हमारे पास कितने हैं बच्चों, कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स। कितनी साइड्स हैं टोटल, हमारे पास 6 साइड्स हैं। और कितने टर्न्स हैं, 1 हेक्सागन कितने टाइम्स लिया गया है, 50 टर्न्स, 50 टाइम्स लिया गया है। तो इंटू 50 हेक्सागन का आ गया। तो ज़रा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाला ये है कि आर की वैल्यू को कैसे रिप्लेस किया जाए। तो देखो बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू मीन्स आर की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। तो आर इक्वल्स टू ए, जो कि साइड है, साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10, और कॉस की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये आर की वैल्यू यहाँ कॉपी कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई अपॉन, ये है वैल्यू हमारी आर की 10√3/2, 10√3/2, और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1, और 6 5 30, 300 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि μ0I/पाई के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। B इक्वल्स टू μ0I/पाई को ले लो यहाँ से कॉमन, μ0I/पाई को ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास रह गया 2 1 जा 2 2 जा, रहता है यहाँ पे 2, 1/2, 10 2 जा 20√3, 20√3। बच्चों ये पाई है, ये पाई की वैल्यू है 20√3 और 300। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और इंटू √3 आ जाएगा। इसको सिंपली आप रैशनलाइज कर लो और कट कर दो। तो कितना आ जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 √300 आ जाएगा, 25 ज़ा 100। तो दिस शुड बी 5√3 टाइम्स। तो ये कह रहे थे बी की वैल्यू μ0I/पाई टाइम्स वॉट, तो 5 रूट एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ, 5√3। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। इन अ सीरीज LCR सर्किट एज शोन इन फिगर, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये गिवन है सीरीज LCR में, और EMF का एक फंक्शन दिया है, साइन फंक्शन। तो ये कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाय 10 डिग्री। इसका रेजिस्टेंस पूरा का पूरा इंक्रीज हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू हीट डेवलप्ड इन 10 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, जब करंट यहाँ फ्लो करेगा, वर्चुअल करंट जो होती है, RMS करंट भी बोलते हैं, जब फ्लो करेगी वो, तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो ये कह रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है 10 सेकेंड में। गिवन दैट हीट कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल इज 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। ये मास इंटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होता है, जूल पर कूलम, जूल पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, टाइम की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100 जूल। इसको आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हो, ये गिवन है मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट, 100 जूल पर डिग्री सेल्सियस। मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है ये। सो सबसे पहले तो यहाँ से आपने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। Z की वैल्यू इम्पीडेंस है, ये क्या होता है Z का फार्मूला,
आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा आर की वैल्यू 16 प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा आपका 25 5 ओम। ये 5 ओम आ गया बच्चों। इसके बाद में हीट का फार्मूला, सबसे पहले देखते हैं ज़रा हीट का फार्मूला। तो हीट का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें हीट का फार्मूला होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कैसा, आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की होती है हीट के लिए, हमेशा आर एम एस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो आई आर एम एस फाइंड कर लिया जाए। तो आई आर एम एस होगा ओम्स लॉ लगा देते हैं, ई आर एम एस अपॉन रूट 2, और बच्चों ई आर एम एस अपॉन रूट 2 इंटू आर इंटू 1 अपॉन आर। बेसिकली ओम्स लॉ है करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ पे आर एम एस है, ई एम एफ कैसा है, आर एम एस है, तो ई आर एम एस अपॉन रूट 2 हमने लिख लिया यहाँ पे आई आर एम एस के लिए, और रेजिस्टेंस सिंपल ओम्स लॉ लगाया गया आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो यहाँ पे आई आर एम एस की जो वैल्यू फाइंड होगी वो हो जाएगी ई आर एम एस कितना है यहाँ पे 25 अपॉन रूट 2, 25 ई आर एम एस ये गिवन है यहाँ पे, ई आर एम एस अपॉन रूट 2 इंटू ये जेड क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं है, जेड कह सकते हैं, इम्पीडेंस है ये जो अभी हमने फाइंड किया 5 ओम अपॉन 1 अपॉन 5, ये आ गया। अब देखते हैं ज़रा बच्चों हीट का फार्मूला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर 25 अपॉन रूट 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस है 4, रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना 4, और टाइम तो आपको फाइंड करना है। और इस हीट के कुल एक फार्मूला लगाते हैं स्पेसिफिक हीट का, एम एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, कैपिटल टी ले लेते हैं इसको, ये टेम्परेचर है। तो यहाँ से एम एस की ये वैल्यू देखो बच्चों 100 जूल पर डिग्री सेल्सियस गिवन थी, यहाँ पे पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो आ जाएगा 5 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, दिस शुड बी 25 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू टी इज इक्वल्स टू 100 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन थी, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन थी 10 सेकेंड्स गिवन थी, इंटू 10 सेकेंड्स। चलो पुट करते हैं इसको, टी की वैल्यू 10 10 जा 100 इंटू 10 अपॉन 2 2 जा 4, 24 जा कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ 50 आ जाएगा। टाइम इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 25 जा 100 20 सेकेंड। So option number B is correct. Option number B is correct बच्चों। सिंपली हमने एक साइड में हीट का फार्मूला लगा लिया आई स्क्वायर आर टी, और सेकेंड साइड में स्पेसिफिक हीट वाला एम एस डेल्टा टी फार्मूला, ये सॉल्व कर लिया। एम एस की वैल्यू ये गिवन थी और ये पूरा हमने यहाँ पे पुट कर लिया, बोथ इक्वेशन को इक्वेट करके, दिस और दैट को इक्वेट करके, और टी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आ रही हमारी 20 सेकेंड। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फिगर गिवन है, ये कह रहे हैं टोटल चार्ज इस सर्किट में जो भी है 750 माइक्रो कूलाम है, और चार्ज आपको फाइंड करना है सी पे।
सी चार्ज आपको फाइंड करना है सी पे। सी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीडू कर लेता हूँ बच्चों। C3 का चार्ज गिवन है 8 माइक्रोकूलम और C1 15 माइक्रोकूलम है, तो C2 पे हमें चार्ज फाइंड करना है सेकंड कैपेसिटर। तो देखो बच्चों, ये बैटरी है, यहाँ से चार्ज अगर करंट मूव करेगा यहाँ से, तो इस पॉइंट पे किरचॉफ के जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट यहाँ पे आएगा, एक पार्ट यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि Q2 प्लस Q3, इसका चार्ज Q3 ले लेते हैं C3 का, Q2 चार्ज, C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q3। तो Q2 प्लस Q3 का सम जो है टोटल 750 गिवन है, जो यहाँ से इन करेगा चार्ज। इसके बाद में अब देखो Q2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, Q3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके मिड का जो पोटेंशियल है इतना 20 गिवन है। तो आपको ये पता है Q इक्वल्स टू CV, C is 8 and voltage is 20, 8 to the 16, 8 to the 16, 160, 20 into 8 160। इसका चार्ज आ गया Q3 का, Q इक्वल्स टू CV लगा दिया यहाँ पे। टोटल चार्ज हमें गिवन है 750। सो Q2 की वैल्यू इजी वे में कैलकुलेट कर ली, 590। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 590 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है हमारा 590 है। बेसिकली दिस इज 590, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2+2 की फिजिक्स से है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स केप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस है x और y की। स्फीयर x की रेडियस जो है इसकी 2r/3 है और y की रेडियस गिवन है r/3। इस पे चार्ज 12 माइक्रोकूलम है और इस पे चार्ज -3 माइक्रोकूलम है। जब दोनों को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो +12 और -3 टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +12 और -3 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा टोटल 9 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज हमारे पास गिवन है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 9 माइक्रोकूलम। अब देखते हैं इसमें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो भी फाइंड करना था वो Q1/Q2 का रेशियो फाइंड करना था, रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, Q1 Q2 का रेशियो फाइंड करना था। सो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर ये दोनों एक सिंगल वायर से ज्वाइन है तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, V1 इक्वल्स टू K/Q1/R1 और V2 इक्वल्स टू K/Q2/R2। आपको ये गिवन है V1 इक्वल्स टू V2 है, क्यों, क्योंकि ये हमने ज्वाइन कर लिया है, सिंगल वायर से इसको ज्वाइन कर लिया है, तो ये दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो जब ये इक्वेट करेंगे हम यहाँ से, तो K/Q1/R1 इक्वल्स टू K/Q2/R2, यहाँ से आ जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2। इन्वर्स रिलेशन है, दिस इक्वल्स टू दिस कर लेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2 आ गया है। अब इसका जो रेडियस है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 2r/3 और R2 की वैल्यू r/3 है। R कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दे शुड बी 2:1। 2:1 आंसर आ रहा है Q1 R1/R2 का या Q1/Q2 का। तो ये कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली कि
जो Q1 की वैल्यू Q1 बाई Q2 2:1 है, 2:1 है। सो बच्चों अगर ये मैं बोलूँ Q1 की वैल्यू तो ये हो सकती है 2 टाइम्स Q2। तो अगर ये टोटल Q1 Q2 9 है तो मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स 2 और 1 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 पार्ट इसको दे दूंगा, 1 पार्ट इसको दे दूंगा। या आप यहाँ से कह सकते हो 9 है तो यहाँ पे इसको अगर 3 लिया जाए तो ये 6 आ जाएगा, 3 2 से 6। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू 6 9 है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो 6 माइक्रोकूलम डायरेक्टली है, ये तो 3 माइक्रोकूलम ये आ गया। सो आप कह सकते हो Q1 और Q2 का जो रेशियो है वो कितना है, 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। Q1 एंड Q2 का जो रेशियो है वो रेशियो नहीं कह सकते आप, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पूछी गई थी, क्वेश्चन कंप्लीट लिखा नहीं गया। यहाँ पे डेटा जो है जितना मिला है उसी के अकॉर्डिंग इसको किया गया है, तो लेकिन यहाँ पे वैल्यू है ये, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। और अगर रेशियो होता बच्चों तो ये तो यहीं पे क्लोज हो गया था, 2:1 होता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल गिवन बाय अ सिस्टम। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और ये रॉड जो है जिनसे ज्वाइन है ये मासलेस रॉड है, कोई मास नहीं है, वेरी स्मॉल मास है। फाइंड देयर इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो जो गैसेस होती हैं फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, फॉर गैस जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो अब ये भी हमें पता है कि ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर गिवन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने एज्यूम कर लेना है 1 है क्योंकि गिवन नहीं है, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये होता है 6। पुट कर दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 6/2, एन की वैल्यू 1, RT 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इंटरनल एनर्जी आ गई 3 RT। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3 RT, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन हमारा जो है वर्क फंक्शन का है, इट मीन्स ये +2 की फिजिक्स का एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर से है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन चेंजेस फ्रॉम 500 नैनोमीटर्स टू 200 नैनोमीटर, तो इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है 3 टाइम्स। पहले काइनेटिक एनर्जी 1 है, अभी काइनेटिक एनर्जी 3 हो गई है। कब, जब 500 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर पे इंसिडेंट रेडिएशन को शिफ्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। इस केस में हमें वर्क फंक्शन फाई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं ज़रा बच्चों, सबसे पहले तो KE1 KE मैक्स फर्स्ट केस का कितना होता है, hc/λ 1 माइनस फाई नॉट। नेक्स्ट पे आते हैं KE सेकेंड केस के लिए फाइंड करते हैं, इसमें आ जाएगा hc/λ2 और फाई नॉट की वैल्यू रिमेन्स सेम। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा KE2 है, KE2 है वो गिवन है 3 टाइम्स KE1 के, ये तो यहाँ पे KE2 की वैल्यू 3 टाइम्स KE ये पुट कर देता हूँ मैं।
और दिस अपॉन दिस डिवाइड कर देंगे इसके बाद में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 3 ke पुट कर दूंगा, यहाँ 3 टाइम्स ke1 कर दूंगा यहाँ पे, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे HC बाई λ1 माइनस फाई नॉट अपॉन HC बाई λ2 माइनस फाई नॉट। सो देखते हैं ज़रा क्रॉस करके, ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा टर्म मिल जाएगा HC बाई λ2 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू HC बाई λ1 माइनस फाई नॉट, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। सो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो HC का प्रोडक्ट है, जो HC का प्रोडक्ट है, ये आपको हमेशा याद करके चलना होगा कि HC का प्रोडक्ट जो होता है 1237.5 होता है, अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग। अब HC बाई HC की वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ पे 1237.5 अपॉन λ2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200, माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1237.5 अपॉन λ1 की वैल्यू है 500 माइनस 3 फाई नॉट। अब फाई नॉट 3 फाई नॉट लेफ्ट में ले लूँ तो 2 फाई नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1237.5 अपॉन 500। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, और ये टर्म राइट में आ जाएगा 1237.5 अपॉन 200। बच्चों इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, और फाई नॉट 2 के साथ है तो ये 2 राइट में आके डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू नियर अबाउट 0.61 आ जाएगी हमारी वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये बेसिकली यहाँ पे देखो नैनोमीटर था, तो ये 10⁻⁻⁹ और यहाँ पे भी 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर में, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे लमसम 0.61 आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इसके नियर अबाउट हमारा आंसर बी ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वॉल्यूम रेशियो बिटवीन 2 सोप बबल्स। ओके, +1 की फिजिक्स, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल एंड वाटर बबल का। तो ये कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम रेशियो बिटवीन 2 सोप बबल्स इफ देयर इनसाइड प्रेशर इज 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों बबल का इंडिविजुअल इनसाइड का प्रेशर है। तो इनसाइड का जो प्रेशर होता है उसको हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, जो कि इनसाइड का जो प्रेशर होता है सॉरी, वो अब हम ये गिवन है एक्सेस प्रेशर ज़रा निकालते हैं, पहले देखते हैं क्या आ रहा है, फिर इसके बाद में इनके हम वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं क्या आएगा। तो पहले तो P एक्सेस 1 के लिए क्या होगा, P इनसाइड द प्रेशर माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम आउटसाइड प्रेशर भी कह सकते हैं बच्चों।
तो ये आ जाएगा हमारा इनसाइड का प्रेशर। तो देखो गिवन था फर्स्ट बबल का 1.01 माइनस आउटसाइड का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम कितना लेते हैं, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये 1 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 0.1 आ गया। ये किसके इक्वल होता है, एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है सोप बबल का क्या होता है, 4 टाइम्स सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। सेकेंड केस का देखते हैं, पी एक्सेस, पी इसका भी इनसाइड का माइनस पी आउटसाइड का। तो इसका इनसाइड का प्रेशर 1.02 गिवन है माइनस 1 आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज 1 लिया जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आ जाएगा 0.2। और ये कितना गिवन है बच्चों, 40/R2। ये फार्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का, 40/R2। अब देखो ये तो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं दिस अपॉन दिस करता हूँ, दिस अपॉन दिस करता हूँ तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, डिवाइड कर रहा हूँ, 1/2 आ जाएगा यहाँ से, 4t से 4t कैंसिल, R2/R1 आ गया, R2/R1 आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि R1 की जो वैल्यू आई है वो 2 टाइम्स R2 आई है, R1 की जो वैल्यू आई है वो 2 टाइम्स R2 आई है। तो अब वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं। तो वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 जो होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो 4/3 पाई तो कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। तो R1 की जो वैल्यू आई है वो 2R2 आई है, 2R2 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, R³ R2 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो 8:1 हमारा आंसर आ गया इसका, इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम के रेशियो की वैल्यू 8:1 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ क्या कहता है ये भी +2 की फिजिक्स का है, एटम एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। A radioactive sample remains undecayed 9/16 of its original after time t. Undecayed है 9/16 after time t. How much sample remains undecayed after t/2? मतलब 1/2 हाफ लाइफ के बाद कितना सैंपल अनडिकेड रहेगा। तो ये तो डायरेक्टली हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। तो देखते हैं ज़रा सॉल्व कैसे करेंगे। n पहले ले लेते हैं इक्वल्स टू n0 e⁻ -λt, सीधा फार्मूला। दूसरा केस हमारा क्या है, n इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेते हैं n एट टाइम t, ये जो हाफ लाइफ, ये हाफ टाइम के बाद ये टाइम, इस केस के लिए n ऑफ t इक्वल्स टू, इस केस में n0 e⁻−λt/2 हो गया है। ये टाइम कितना हो गया है, t/2 हो गया है। तो बच्चों यहाँ से ज़रा देखो, n/n0 फाइंड करो, n/n0 इज इक्वल्स टू e⁻−λt। यहाँ से ज़रा फाइंड करो, nt/n0 आ जाएगा, nt/n0 आ जाएगा, e⁻−λ/λt/2। देखो यहाँ पे -λt है, यहाँ पे -λt/2 है, मतलब यहाँ पे टोटल इसका ये हाफ है, 1 और 1/2 है। अगर मैं इसको टर्म्स को कंपेयर करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ nt/n0, nt/n0 की जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू n/n0 की हाफ लाइफ की, मतलब हाफ के इक्वल है। और इसकी जो वैल्यू है टोटल n/n0 की, वो क्या है, n/9/16 है, n/n0।
अनडिकेट ना, रिमेन्स अनडिकेट। n बाई एन नॉट की वैल्यू क्या है, 9/16 है। सॉल्व कर लो बच्चों, 3 3 ज़ा और 3 4 ज़ा, 3/4 आ गया हमारा NT/N0 जो कि पूछा गया था। मतलब हमने इसके टर्म्स में इसको निकाल दिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे अभी अपीयर होने वाले हैं 4th, 5th और 6 सितंबर के एग्ज़ाम में, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये हाफ लाइफ का। तो 3/4 हमारा आंसर आ गया ए पार्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है 1 microcoulomb charge moves with the velocity given है in a uniform magnetic field b का फंक्शन गिवन है into 10⁻³ के ऑर्डर में गिवन है ये, and force experienced will be 10⁻⁹ न्यूटन टाइम्स। मतलब 10⁻⁹ न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई में और कौन सा टर्म आएगा फोर्स के साथ, वो निकालना है। तो देखते हैं ज़रा, फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Q चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू वेलोसिटी कितनी है, ये है 4I + 6J + 3K। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे क्रॉस का प्रोडक्ट आ जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है, दिस वन 3I + 4J - 3K इंटू 10⁻⁻3। सो देखो बच्चों, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3, दिस शुड बी 10⁻⁹। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से दिस और दिस को सॉल्व करेंगे। I कैप J कैप K कैप 4 6 3 4 6 3 3 4 -3 3 4 -3। सो ये आ जाएगा हमारा फोर्स की वैल्यू 10⁻⁹। अगर इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो आई थिंक सो सारे बच्चों को ये आता है 30I + J को हाइड कर लेंगे, दिस 21 J कैप K को हाइड कर लेंगे, दिस क्रॉस दिस आ जाएगा -2K न्यूटन। तो 10⁻⁹ के साथ ये पूछ रहे थे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो 10⁻⁹ के साथ -30I 21J -2K -31I + 21 -2K। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से आप लोग जो भी बच्चे अपेयर होने वाले हैं वो रिवाइज़ करें सिलेबस को। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप NCERT के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंक JEE मेंस में फिक्स है। सो बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, और आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको अब लगातार अपडेट इसकी मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।